टर्की की डेमोक्रेसी और न्यूज़ मीडिया, एक सियासत और सच्चाई की कहानी। इंट्रोडक्शन। टर्की एक ऐसा देश जहां ईस्ट और वेस्ट का संगम होता है, जोग्राफिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल लेवल पे। एक तरफ सेक्युलरिज्म का डंका बजता है तो दूसरी तरफ इस्लामिक वैल्यूज़ की भी गहरी छाप है। लेकिन आज हम बात करेंगे टर्की के डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर और उसके न्यूज़ मीडिया की, यानी कि जिसे हम चौथा स्तंभ भी कहते हैं। क्या टर्की में सच में जनता की आवाज़ सुनी जाती है? क्या मीडिया अपना काम ईमानदारी से करता है या वो भी सिर्फ एक पॉलिटिकल पपेट बन चुका है? चैप्टर 1। टर्की का डेमोक्रेटिक सफ़र। टर्की की डेमोक्रेसी का सफ़र 1923 में मुस्तफ़ा कमल आतातुर्क के लीडरशिप में हुआ। उन्होंने ओटोमन एम्पायर के बाद एक सेक्युलर रिपब्लिक की स्थापना की। इस नए रिपब्लिक ने मिलिट्री, जुडिशरी और पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी के बेसिक इंस्टीट्यूशन बनाए, वोटिंग राइट्स दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन तय किया गया और एक सेक्युलर आइडेंटिटी प्रमोट की गई। लेकिन डेमोक्रेसी का सफ़र सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। डेमोक्रेसी का असली मतलब है फंडामेंटल राइट्स, फ्री मीडिया, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी। टर्की में इन सब का संघर्ष हमेशा चलता रहा है। चैप्टर 2। मिलिट्री और पॉलिटिक्स का मिलाप। टर्की की पॉलिटिकल हिस्ट्री में मिलिट्री के इंटरफेरेंस बार बार देखे गए हैं। 1960, 1971, 1980 और 1997 में मिलिट्री कूज हुए जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटा दिया गया। मिलिट्री ने हमेशा अपने आप को सेक्युलरिज्म का रक्षक बताया और जब भी उन्हें लगा कि गवर्नमेंट इस्लामिक हो रही है, उन्होंने हस्तक्षेप किया। ये रिपीटेड कूज ने टर्की के डेमोक्रेसी को वीक बनाया। जब इंस्टीट्यूशन बार बार डिसॉल्व होते हैं और नए रूल्स लगाए जाते हैं तो लोगों का भरोसा डेमोक्रेसी पर कम होता जाता है। चैप्टर 3। अर्दोगन का उदय, डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। 2003 में रिसेप तय्यिप अर्दोगन प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने अपने इस्लामिस्ट रूटेड पार्टी AKP, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के थ्रू पावर में कदम रखा। पहले पहले उनकी सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छा काम किया। लोगों ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पावर सेंट्रलाइज करना शुरू किया। 2016 के फेल्ड कू के बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाकर ऑपोजिशन, मीडिया और जुडिशरी पर ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया। उन्होंने 2017 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम करा के पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दिया, जिसमें उनको ज़्यादा पावर्स मिल गई। इससे टर्की की डेमोक्रेसी वीक हो गई क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म हो गए। चैप्टर 4। मीडिया, कभी आवाज़ अब सिर्फ गुंजाइश। टर्की का मीडिया कभी एक पावरफुल और क्रिटिकल वॉइस हुआ करता था, लेकिन अब मीडिया लार्जली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मेजर न्यूज़ आउटलेट्स या तो गवर्नमेंट के अलाइज के पास है या फिर उन पे प्रेशर डालकर उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली गई है। फ्रीडम हाउस ने टर्की को नॉट फ्री कैटेगराइज किया है मीडिया फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से। जर्नलिस्ट्स को जेल में डाल दिया जाता है, उन पे टेररिज्म या एंटी स्टेट प्रोपोगंडा के चार्जेस लगाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल, कमहूरियत न्यूज़पेपर, जिसे सेक्युलर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जाना जाता था, उसके एडिटर्स को 2016 के बाद जेल भेज दिया गया। चैप्टर 5। इंटरनेट और सोशल मीडिया, आखिरी बचा हुआ मोर्चा। जब ट्रेडिशनल मीडिया म्यूट हो गया तब लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लोग अपने व्यूज़ रखते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और सेंसरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सरकार ने ये भी टॉलरेट नहीं किया। टर्की में ट्विटर और विकिपीडिया को ब्लॉक किया गया और नए लॉज बनाए गए जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज को लोकल सर्वर्स रखने पड़ते हैं ताकि सरकार उनका डेटा एक्सेस कर सके। आउटलाइन कंटेंट के अगेंस्ट हज़ारों केसेस फाइल किए गए। यूथ और स्टूडेंट्स जिन्होंने मीम्स या जोक्स बनाए, उन्हें भी इंसल्टिंग द प्रेसिडेंट के नाम पर अरेस्ट किया गया।
चैप्टर 6 प्रोपेगेंडा और नेशनलिज्म का जादू। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया चैनल्स जैसे टीआरटी और अनादोलू एजेंसी नेशनलिस्ट नैरेटिव प्रमोट करते हैं। ये चैनल्स गवर्नमेंट को महान दिखाते हैं और ऑपोजिशन को देशद्रोही। इस प्रोपेगेंडा से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चालू है। लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ सोचने भी नहीं दिया जाता। जो मीडिया न्यूट्रल या बैलेंस दिखने की कोशिश करता है उन पे या तो फाइनेंशियल प्रेशर डाला जाता है या उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाते हैं। चैप्टर 7 जुडिशरी और जर्नलिस्ट्स दोनों के हाल बुरे। टर्की में जुडिशरी को भी एग्जीक्यूटिव से अलग नहीं रखा गया। जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है पॉलिटिकल सर्कल्स से। इससे मीडिया ट्रायल्स, बायस्ड जजमेंट्स और अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट बढ़ गए हैं। जर्नलिस्ट को अपना काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। प्रेस कार्ड्स कैंसिल कर दिए जाते हैं, एडिटर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है और उनकी फैमिलीज तक को थ्रेटन किया जाता है। चैप्टर 8 अपोजिशन की मुश्किलें। सीएचपी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, एचडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे ऑपोजिशन पार्टीज को या तो मीडिया में कवरेज ही नहीं मिलता या अगर मिलता है तो मिलता है नेगेटिव कवरेज। एचडीपी के एमपीस को टेररिस्ट्स डिक्लेयर करके उनका पार्लियामेंट्री स्टेटस कैंसिल कर दिया गया। ये ऑपोजिशन वॉइसेस को सप्रेस करने की एक और तरीका है। जब जनता तक सही इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती तो डेमोक्रेसी का असली मतलब खत्म हो जाता है। चैप्टर 9 इंटरनेशनल रिएक्शन। नज़र तो है पर क्या असर है। ईयू, यूएन और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने टर्की के मीडिया रिप्रेशन और डेमोक्रेटिक डाउनफॉल पर काफ़ी बार कंसर्न दिखाया है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा। टर्की नाटो का मेंबर है और रिफ्यूजी क्राइसिस में एक की प्लेयर है। इस वजह से वेस्ट यूजुअली म्यूटेड रिस्पॉन्स देता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस या डिप्लोमेटिक प्रेशर भी सिर्फ सिंबॉलिक रहता है। इस इंटरनेशनल हिपोक्रेसी ने टर्की के लीडर्स को और बोल्ड कर दिया है। चैप्टर 10 आशा और नए रास्ते। फिर भी टर्की में होप अभी भी जिंदा है। 2019 के लोकल इलेक्शंस में इस्तांबुल और अंकारा जैसे बड़े सिटीज़ में ऑपोजिशन कैंडिडेट्स जीते, जिससे पता चलता है कि लोगों में अवेयरनेस और चेंजेस की इच्छा है। सोशल मीडिया, इंडिपेंडेंट ब्लॉगर्स और यूथ एक्टिविज्म से एक नई वेव उठ रही है। एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी बढ़ने से लोग प्रोपोगेंडा को पहचान पा रहे हैं। बस ज़रूरत है एक सेफ एनवायरनमेंट की जहां लोग बिना डर के अपनी बात कर सके। कंक्लूजन। टर्की के डेमोक्रेसी और उसका मीडिया एक टेस्टिंग फेज से गुजर रहे हैं। एक तरफ अथॉरिटेरियनिज्म का प्रेशर है तो दूसरी तरफ लोगों का जज्बा भी है जिसे दबाया नहीं जा सकता। जब तक मीडिया फ्री नहीं होता तब तक डेमोक्रेसी भी अधूरा है, और जब तक जनता भी अपने सवाल नहीं पूछती तब तक लीडर्स उनका जवाब नहीं देंगे। टर्की की कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस देश की है जहां डेमोक्रेसी का रंग सिर्फ इलेक्शन तक सीमित हो गया है। मीडिया अगर सच नहीं दिखाएगा तो जनता अंधेरे में रहेगी, और अंधेरे में कभी भी डेमोक्रेसी का दीपक नहीं जल सकता।